नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह। लैंगिक विषमताओं को दूर करने वाली शिक्षा ही सार्थक, बोले राज्यपाल मिश्र। ईंट भट्टा मजदूरों ने शुरू किया बेमियादी धरना। ईंट भट्टा मालिक पर पूरी मजदूरी का भुगतान न करने का आरोप। प्री डीएलएड परीक्षा 30 जून को, केंद्र अधीक्षकों को निर्देश जारी। जिले में 36 केंद्रों पर होगी प्री डीएलएड परीक्षा। 12,396 अभ्यर्थी नामांकित। हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब कहलाएगी धारा 101। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानून की जानकारी देने के लिए जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। नाबालिग लड़कियों की बरामदगी की मांग। परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का बड़ा आधार बालिका शिक्षा है। वही समाज तेजी से आगे बढ़ता है जहां महिला शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा में बालिकाओं के लिए अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने लैंगिक विषमताओं को दूर करते शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने का आह्वान किया। मिश्र ने कहा कि स्वयं हित में कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। वे ही ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनका हृदय संवेदनशील हो। बिहानी परिवार ने अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानकर सेवा कार्यों में कमी नहीं रखी है। शिक्षा में कन्या महाविद्यालय खोलना सबसे बड़ा कार्य है। राज्यपाल मिश्र ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले की तहसील नोहर में श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वर्गीय श्री गौरीशंकर बिहानी और स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी की प्रतीक्षा समक्ष पुष्प अर्पित किए और पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि श्री गौरीशंकर चैरिटेबल ट्रस्ट का महिला शिक्षा में यह कदम सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। मिश्र ने कहा कि महिला शिक्षा ही हमारे राष्ट्र और समाज का आधार है। नारी शक्ति से ही पृथ्वी गतिमान है। आधुनिक समय में भी महिलाएं संवेदनशीलता से सामूहिक हितार्थ निर्णय लेने में पुरुषों से आगे बढ़कर समाज का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं इस वर्ष 16 विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचे। वहां दीक्षांत समारोह देखा कि स्वर्ण पदक हासिल करने में बेटियां आगे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में तो 85% बालिकाएं रही। हमारी बहनें अंतरिक्ष, सैन्य, खेल और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक पहुंची है। यह भारत के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। मिश्र ने कहा कि हमें मिलकर बेटियों को अवसर प्रदान करने चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे उनके जीवन को उत्तम दिशा मिले। श्री मिश्र ने कहा कि शिक्षा नीति में भी कक्षा 6 से ही कौशल शिक्षा मिलेगी। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत होगा, जिससे स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मिश्र ने कहा कि लैंगिक विषमताओं को दूर करने वाली शिक्षा ही सार्थक शिक्षा है। यह कन्या महाविद्यालय भी इसी दिशा आगे बढ़ेगा। आधुनिक सुविधा युक्त यह महाविद्यालय स्वर्गीय श्री गौरीशंकर बिहानी की स्मृति को हमेशा अक्षुण्ण बनाएगा। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि सामूहिक चिंतन के आधार से ही हम देश को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में प्रस्तावना का वाचन किया गया, जिसे आपने दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में भी जानना और आत्मसात करना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि संविधान भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। संविधान में जन कल्याण के लिए समयानुकूल संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता। संविधान के प्रति किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। समारोह में ट्रस्टी श्री ओम नारायण बिहानी ने कहा कि हमारे लिए जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। इसीलिए नोहर का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय का निर्माण कराया है। ट्रस्टी लक्ष्मी नारायण बिहानी ने कहा कि परिवार जनहित में समर्पित है और आगे भी रहेगा। यहाँ पढ़कर हमारी बेटियां नोहर का नाम रोशन करेंगी। समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बिहानी परिवार ने क्षेत्र के उत्थान में कमी नहीं रखी है। शैक्षणिक दृष्टि से यह बड़ा कदम साबित होगा। समारोह में विधायक अमित चाचाण ने भी संबोधित किया। उन्होंने कन्या शिक्षा को पूर्ण कार्य में सहभागी होते हुए इस महाविद्यालय भवन के लिए सहयोग किया है। हमारे यहाँ नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा गया है। मैं ये मानता हूँ कि अपने लिए सभी करते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। हमारे बिहानी जी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा और अपने विचार को जिस तरीके से व्यक्त किया, ये स्वयं लगा कि उन्होंने समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए
पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति, ठाकुर के प्रति समर्पित होकर काम करने का निर्णय किया है, यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय निश्चल हो, जिसके मन के अंदर आम व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता का भाव हो। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। गैंगस्टरों के गुर्गों ने टाउन निवासी वरिष्ठ चिकित्सक पारस जैन को व्हाट्सएप कॉल व मैसेज कर जान से मारने की धमकी देकर फिर से फिरौती मांगी है। इस संबंध में डॉक्टर पारस जैन की ओर से टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर पारसमल जैन निवासी पूर्ण नगर विजय सिनेमा के सामने टाउन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उनका टाउन बस स्टैंड के नजदीक जैन हॉस्पिटल के नाम से निजी चिकित्सालय है। 25 जून की देर शाम करीब 7:30 बजे उनके पास व्हाट्सएप पर कॉल आई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर 2 अलग अलग समय में मैसेज आए। 26 जून को उसी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई, जिसको उसने रिसीव नहीं किया। फिर व्हाट्सएप मैसेज आया, इसके बाद दूसरा मैसेज आया। 27 जून को सुबह उसी नंबर से पुनः व्हाट्सएप पर कॉल आई, जिसको उन्होंने रिसीव नहीं किया। डॉक्टर पारसमल जैन ने आरोप लगाया कि उसे रोहित गोदारा व अनमोल बिश्नोई के नाम से कॉल व मैसेज कर जान से मारने का भय दिखाकर रुपयों की मांग की जा रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश एसआई ज्योति के सुपुर्द की है। कोई फॉरेन के नंबर से कुछ कॉल आई और मैंने तो वो कॉल उठा ही नहीं। उसके अंदर कुछ इस प्रकार की कोई थोड़ी धमकी भरा लिखा, तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा। पहले भी 1.5 साल पहले आई थी इस तरह के कॉल्स जी। ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई लोकल लोग भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, क्या पता लगता है जी। वो तो ये है कि इसकी वो पूरी जांच करे और पता लगा किसने किया क्या नहीं किया सारा काम। तो सुरक्षा पहले मिली हुई थी जी, बराबर पूरा चाहूँगा कि सुरक्षा चालू रहे। पूरी मजदूरी का भुगतान न किए जाने से नाराज ईंट भट्टा मजदूरों ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इससे पहले मजदूरों ने ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के बैनर तले कार्यालय में एकत्रित होकर श्रम कल्याण एवं समझौता अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। पूरी मजदूरी देनी होगी, पूरी मजदूरी देनी होगी। सीटू जिला महासचिव शेर सिंह शाक्य ने बताया कि ईंट भट्टा मजदूरों की ओर से भट्टों पर काम शुरू करने से पहले श्रम कल्याण अधिकारी व समझौता अधिकारी की मध्यस्थता से त्रिपक्षीय समझौता होता है। इसमें मजदूरों की लेबर तय की जाती है। समझौता होने के बाद पूरे सीजन मजदूरों ने भट्टों पर दिन रात एक कर मेहनत मजदूरी की। अब सीजन खत्म होने के बाद भट्टा मालिक मन मर्जी करते हुए मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे। इस संबंध में समझौता अधिकारी को अनेकों बार अवगत करवाया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा समझौता अधिकारी की ओर से भट्टा मालिक का पक्ष लिया जा रहा है। आज ईंट भट्टा मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर श्रम कल्याण विभाग समझौता अधिकारी के पास आए और समझौता अधिकारी का रवैया देखकर हम हैरान हैं कि वो महिलाएं हैं हमारे साथ और समझौता अधिकारी जो यहाँ अभी बैठी है ममता मैडम, जिनको अभी चार्ज सौंपा गया है, उनका व्यवहार जो हमें देख के हैरान है कि महिला, हमें उम्मीद ये थी कि महिलाओं के प्रति न्याय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं। उनका व्यवहार भट्टा मालिकों की तरफ ज़्यादा। बात इतनी सी है कि हनुमानगढ़ तहसील का समझौता जो यहाँ त्रिपक्षीय वार्ता में लागू हुआ है और जिस गुरु नानक की नगर की बात है, वो भट्टा भी हनुमानगढ़ तहसील में आता है। इसीलिए हम ये कह रहे थे कि जो हनुमानगढ़ की मजदूरी है वो ईंट भट्टा मजदूरों की मिले। मैडम ने ये उनका पक्ष लेते हुए कहा कि जी वो वाला और वो दूसरी तहसील यार उनके भट्टे वो अपना तय। मैंने ये कहा कि कल ही मालिक हनुमानगढ़ के जिले के बीड़ीगंगा को जितनी कर दी, गजट इन्फोर्समेंट तो केंद्र सरकार करती है ना, राज्य करती है थोड़ी। ये हमारे हनुमानगढ़ तहसील का मामला, भट्टा हनुमानगढ़ तहसील में आ रहा है। असल में हनुमानगढ़ में तहसील में गुरु नानक नगर है तो जंडाली के पास है, वहाँ हनुमानगढ़ का जो समझौता है त्रिपक्षीय समझौता वो लागू नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी हम हनुमानगढ़ में हमारा तो गुल है, गुल वाला तकलीफों में पड़ती है, क्या क्या नहीं है मजदूर। और मजदूर 2-3 दिन से यहाँ पे हैं, श्रम कल्याण विभाग यहाँ आए हैं और सबसे यहाँ जिला प्रशासन की यहाँ पूरा लेबर कोर्ट की जिले का ऑफिस है। सरकार की ये कमी है क्योंकि मजदूरों का में यहाँ कोई भी अधिकारी एक कहने बैठती है मैडम, उसको भी सही तरीके बोलने तरीका नहीं, क्योंकि अब हमारे ना शेर सिंह जी जिले के सेक्टर और सीटू के राजस्थान के उनके साथ भी पेश है कि आप थोड़ी क्या है
तो अथॉरिटी मजदूरों ने दी है हमें, मजदूर की बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो ईंट भट्टा है गुरु नानक ईंट उद्योग उसकी लेबर है और गुरु नानक ईंट उद्योग ने कोई समझौता किया हुआ है गोलूवाला ईंट भट्टा एसोसिएशन के अंदर, वो उसमें आएंगे और उसी के रेट जो डिसाइड होते हैं वो लेबर को देंगे और लेबर की जो डिमांड है वो हनुमानगढ़ के अकॉर्डिंग है। तो हम उसको देख रहे हैं कि ईंट भट्टा एसोसिएशन का जो समझौता हुआ है हनुमानगढ़ का और गोलूवाला का, उसमें क्या डिफरेंस है और उसके अकॉर्डिंग इसका समझौता करने का हम प्रयास करेंगे। मोहल्ले में घूमने वाले निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशाला में बंद करने की मांग के संबंध में टाउन के पंजाबी मोहल्ला वार्ड 20 के बाशिंदों ने शुक्रवार को नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले वासियों ने बताया कि पंजाबी मोहल्ले में निराश्रित गोवंश के अलावा आवारा कुत्तों की भी भरमार है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। रोजाना आवारा कुत्ते बच्चों को खाते हैं, गोवंश आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आने जाने वाले इनकी चपेट में आकर चोटिल हो जाते हैं। रोजाना कोई न कोई हादसा निराश्रित गोवंश की वजह से हो रहा है। ताजा मामले में शुक्रवार को एक निराश्रित गोवंश ने मोहल्ले की एक महिला को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। महिला का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश व आवारा कुत्तों के कारण मोहल्लेवासी भयभीत हैं। उन्होंने निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशाला में बंद करवाकर समस्या से निजात दिलाने की गुहार सभापति से लगाई। हम वार्ड नंबर 20 से आए हैं। वार्ड नंबर 20 के अंदर आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा एक समस्या हो गई है, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। 3-4 दिन पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें एक लेडीज़ की लगी थी और आज भी एक घटना हुई है जिसमें एक बुजुर्ग महिला के आज भी चोटें लगी हैं, जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। और आज हम नगर पालिका हम चेयरमैन साहब से मिले हैं और उनको हमने ये ज्ञापन दिया है आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए उनको कोई धरपकड़ अभियान चलाएं, जिससे कि वार्डवासियों को निजात मिले। और चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिए है कि जल्दी को कार्रवाई करेंगे। से आवारा पशुओं को दूर करने के लिए आज चेयरमैन साहब से मुलाकात करी। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है अभी हम इनका इलाज जल्दी से जल्दी करेंगे। और क्या हुआ कि कल परसों से 2-3 दिनों से लगातार जो पौधे हैं गाय हैं आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरों की गाड़ियों को तोड़ना और होना, ये कुछ ज़्यादा हो गया। इस वजह से चेयरमैन साहब से मुलाकात करेंगे। अगर मान लो इस समस्या का हल नहीं होता है तो फिर इसको कलेक्टर तक लेके जाएंगे, उससे ऊपर लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री तक इसकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 30 जून को जिले में 36 केंद्रों पर आयोजित होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के संबंध में शुक्रवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में केंद्राधीक्षकों की बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा व जिला समन्वयक एवं राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने केंद्राधीक्षकों को परीक्षा से संबंधित विशेष निर्देश दिए। परीक्षा के जिला समन्वयक डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने बताया कि प्रदेश में डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष यह परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही है। इस वर्ष राज्य भर के 6,45,454 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिनकी परीक्षा 30 जून को दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक राजस्थान के 1917 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। डॉक्टर अहरोदिया ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्रों पर 12,396 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले में परीक्षा आयोजन संबंधित तैयारियां अंतिम चरण में है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें लिखे अनुदेशों का अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र में किसी भी तरह की समस्या होने पर अविलंब वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर अथवा समन्वयक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिला समन्वयक डॉक्टर अहरोदिया ने बताया कि परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो, वैध फोटो पहचान पत्र लाना आवश्यक है। मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी प्रकार का मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बुक्स, कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि एवं किसी भी अनुचित साधन को लाने की अनुमति नहीं है। केंद्र पर मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई गैजेट सुरक्षित रखवाने का दायित्व केंद्राधीक्षकों का नहीं होगा। इसलिए परीक्षार्थी उक्त सामग्री को परीक्षा केंद्र पर नहीं लाएं। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं OMR की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी के अलावा केंद्रों पर तैनात कार्मिक भी मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। अगर कोई परीक्षार्थी या कार्मिक परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर साल इस एग्ज़ाम को अपन करवाते आ रहे हैं, तो एजेंसी चेंज हुई। पहले इस एग्ज़ाम की एजेंसी जो है शिक्षा विभाग हुआ था। हमारा जो पंजीयन विभाग जो है बीकानेर में, वो ये एग्ज़ाम जो है करवाता था और यहाँ जो है गाइड के माध्यम से ये एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाता था। इस बार इसकी एजेंसी जो है वो वर्तमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है करवा रही, उसको जिम्मा ये जो है वो दिया गया है और यहाँ की नोडल एजेंसी जो है NMPG कॉलेज के प्रिंसिपल सर है। दिनांक 30 जून को जिला मुख्यालय पर प्री DLED परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में हमारे ज़िले के अंदर कुल 12,396 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इस परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही में जो शिक्षा विभाग है वो इस परीक्षा का नियंत्रण कर रहा है। पूरे राज्य भर के अंदर 6,45,454 विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे। तो ये एक भाई हमारे राजस्थान के अंदर होने वाली एक बड़ी नए कानूनों के संबंध में जानकारी देने के लिए अभियोजन निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश बाकोलिया व उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में अभियोजन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता व आमजन मौजूद रहा। संगोष्ठी में उप निदेशक अभियोजन हनुमानगढ़ ओम प्रकाश आर्य व अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। उप निदेशक अभियोजन ओम प्रकाश आर्य ने बताया, नए आपराधिक कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों की जगह लेंगे, जिससे देश की न्याय प्रक्रिया और मजबूत बनेगी। नए कानून लागू हो जाने के बाद न्याय प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसके साथ ही नए कानून के लागू हो जाने के बाद तारीख पर तारीख के चक्कर से आजादी मिलेगी। उन्होंने कानूनों में किए गए बड़े परिवर्तनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष में न्याय मिलेगा। 3 वर्ष के भीतर पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। शिकायत दायर करने के लिए 3 दिनों में FIR दर्ज करनी होगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिनों के भीतर केस दर्ज होगा। इसके साथ आपराधिक मामलों की सुनवाई 45 दिनों में पूरी होगी। गैंगरेप में 20 साल का कारावास या आजीवन सजा का प्रावधान है। नाबालिग के गैंगरेप में आजीवन सजा या मौत की सजा होगी। यौन संबंध के लिए झूठ बोलना भी अपराध माना जाएगा। पीड़िता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा। भारत के साथ अन्य देशों में भी अपराधी की संपत्ति जब्त होगी। अगले 50 सालों में हर संभव तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। 7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फोरेंसिक जांच होगी। नए कानून के लागू हो जाने के बाद पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। अदालत में ऑडियो वीडियो पेश करने का प्रावधान होगा। पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था होगी। मॉब लिंचिंग के मामलों में 7 वर्ष की सजा होगी। एसिड हमलों में कम से कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के संबंध में पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी को इस विषय में जागरूक कर कानूनी का जानकारी दी जा रही है। आर्य ने बताया कि वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार ही सरकार की ओर से पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए नए कानून बनाए गए हैं। उम्मीद है कि जनमानस के लिए नए कानून बहुत उपयोगी रहेंगे और आम जनता को न्याय प्राप्त होगा। आज
ये अभियोजन निदेशालय जयपुर के हमारे निर्देशक महोदय के निर्देश पे नए कानूनों के संदर्भ में आज जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन श्रीमान जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में रखा गया था, जिसमें उपखंड अधिकारी व डिप्टी साहब, सीआई साहब व अन्य अभियोजन अधिकारी व पुलिस अधिकारी व आम जन ने इसमें सम्मिलित होते हुए इस कानून के बारे में जानकारी दी गई थी। और जो नए कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हो रहे हैं उसके संदर्भ में पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सभी को इस विषय में जागरूक कर कानूनी जानकारी दी जा रही है। और उसी के संदर्भ में आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी अधिवक्ता व आम जनता ने भी भाग लिया। पानी निकासी की उचित व्यवस्था करवाने की मांग के संबंध में गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव जोड़किया के वार्ड नंबर 1 में आईसीआईसी बैंक से लेकर सोहन लाल के घर के पास से होते हुए सरकारी स्कूल तक, हरमेश भुकल के घर से सोहन लाल नायक व चंदूराम गोदारा के घर से भूपराम चालिया के घर तक पानी की निकासी न होने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस गली के सभी घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नाली में न होने के कारण घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी है। सोहन लाल नायक के घर के सभी कमरे दरारें आकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर समय रहते पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगामी बरसाती मौसम में सभी घरों के कमरे क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। ग्रामीणों के अनुसार पानी निकासी के संबंध में ग्राम पंचायत के अधिकारियों व सरपंच को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन हम किसी की सुनवाई नहीं हुई। जब उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से फोन पर बात की तो उनका कहना था कि अगर उनके घरों में पानी घुस गया है तो क्या वह उनके मकान नए बनाकर दे दें। ग्रामीणों ने मांग की कि वार्ड में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करवाई जाए। भाई साहब, हमारे नालियों की पानी निकासी बहुत गंभीर समस्या है और मकान बांट गए पूरे मोहल्ले में। तीन गली है हमारे, तीनों गलियों में। और आज पंचायत घर में गए, हम भी गए, सेक्रेटरी साहब नहीं मिले, आज गए नहीं मिले तो 11 बजे हमने फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब आपको एक एप्लीकेशन देनी है और हमारी आज मौका देखो आप। तो बोले मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने बोला आपके पास कोई और आदमी होगा पंचायत घर में, कोई कर्मचारी होगा छोटा हुआ आपका? नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारे मकान बांट रही है, हम क्या करें? बोले मैं क्या आपके मकान नहीं बनवा दूँ? मकान आप आके दे सकते हैं हमारे, तो वो समाधान कर दो पानी का। यहाँ गांव की पानी की समस्या के लिए हम आए हैं। यहाँ हमारा सरपंच गांव जोड़किया में पंचायत वाले सुनाई नहीं कर रहे हैं। वो सरपंच है तो वो बार बार जाते हैं हम, तो वो सुनाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे मकान, घर, 2-3 चीज़ें नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। और हमारी एक घर की तो छत गिर गई है। इसलिए हमें पानी का निकास के लिए आगे जगह चाहिए और नाली टूटी बनवाने का ज़रूरी है काम हमारा। इसलिए हम आए हैं प्रशासन के लिए यहाँ, और हमारा सुनवाई नहीं हो रही है बार बार। 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने के आरोप संबंधी धारा के तहत टिब्बी पुलिस थाना में दर्ज 2 अलग अलग मुकदमों में कार्रवाई करने की मांग के संबंध में लड़कियों के परिजनों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे नाबालिग बच्चों को बरामद करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, नाबालिग बच्चों को उठाने वाली गैंग को गिरफ्तार करो, नाबालिग बच्चों को उठाने वाली गैंग को गिरफ्तार करो। 2 लड़कियां, 2 नाबालिग बच्चियां गायब हैं, जिसकी एक की उम्र 13.5 वर्ष, 13.5 वर्ष है और दूसरी की उम्र 17 वर्ष है। और कम से कम आज 5 तारीख को गायब हुई है लड़कियाँ, और लगभग 20-25 दिन आज होने को चले हैं। और बार बार टिब्बी थाने गए थे तो साहब के बेचारे गरीब भोले वाले लोग चक्कर लगाते हैं, लेकिन बच्चियाँ बरामद नहीं हो गई। ये मामला टिब्बी थाना क्षेत्र का है। FIR नंबर 259 और 256। 259 नंबर में गुरप्रीत नाम की लड़की जो नाबालिग है वो गायब है, और 276 जो नंबर FIR है उसमें पूजा नाम की लड़की है जो 14 साल की। मामला बहुत गंभीर है। दोनों अनुसूचित जाति बाबरी समाज से हैं। आज लगभग 20 दिन हो गए और पुलिस थाना
जो टिब्बी है SHO कोई गंभीरता से इस मैटर को नहीं ले रहा। पिछले 2-3 दिन पहले भी एडिशनल साहब को मिले थे, आज SP साहब को मिलने आए थे, तो राज्यपाल यहाँ पर आए होने की वजह से नहीं मिल पाए। आज उनके रीडर हैं, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। दोनों नाबालिग बच्चियाँ हैं और 20 दिन हो गए लगभग। परिवार है ये जो सख्ती है चौकी पड़ती है, और चौकी के जो थानेदार होते कि SP के पास आप वो की लड़की करा देंगे, ये बात सच्ची काम करने की बात तो दूर की को साबित हो रही है। सुहाना गांव की घटना है। टिब्बी थाने के FIR दर्ज है। 2 बच्चियां गायब हैं। एक बच्ची का नाम है की उम्र 13.5 वर्ष है, एक बच्ची की उम्र 17। 3 आरोपियों नामजद किया। घर वालों ने कृष्ण, बलदेव और राजू, इन 3 लोगों पे शक जाहिर किया कि इन 3 लोगों ने उस नाबालिगों को गायब कर, और लगभग दर्ज 20 दिनों तक कोई सुनाई नहीं। पुलिस से अति सिपाही के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। अगर अति शिकारियों को बरामद नहीं करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी मजबूरी आंदोलन कर मजबूर हो जाएगी। मैं लालचंद में जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से 14 जून से आयोजित किए जा रहे धार्मिक कार्यक्रमों का विधिवत समापन शुक्रवार को हवन यज्ञ व संत सम्मेलन के साथ हुआ। यह कार्यक्रम स्वामी महादेव महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हुआ। धार्मिक कार्यक्रम के तहत गौशाला परिसर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 14 जून से ही श्री अखंड रामायण पाठ और गीता पाठ का वाचन हो रहा था। इस दौरान अनवरत 767 श्री रामायण पाठ और श्री गीता पाठ का वाचन हुआ। इसी के साथ असंख्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 21 जून से आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का समापन भी शुक्रवार को हुआ। कथा का वाचन स्वामी दयानंद शास्त्री ने किया। श्री अखंड रामायण एवं गीता पाठ और असंख्य हनुमान चालीसा का वाचन क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किया गया। श्री गीता व रामायण पाठ का वाचन अनवरत चला। इसी क्रम में प्रतिदिन सुबह 8 बजे पाठ पूजन हुआ। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक संत प्रवचन और भक्तमाल कथा का वाचन हुआ। शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे पंचकुंडीय महायज्ञ, सुबह 8:30 बजे संत प्रवचन और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद भंडारा लगाया गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह हवन यज्ञ के पश्चात संत सम्मेलन हुआ। इसमें गोविंदानंद महाराज, सुरेश मुनि महाराज, भूमादास महाराज, कल्याण स्वरूप महाराज, माधोदास महाराज, परमात्मानंद महाराज, आत्मानंद महाराज, कृष्णानंद महाराज, श्यामनंद महाराज, परमानंद महाराज, शंकरानंद महाराज शामिल हुए। संत सम्मेलन में संतों ने गोरक्षा पर बल देते हुए कहा कि गौ माता को बचाने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम लोग पॉलीथीन आदि के माध्यम से गायों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने गौ हत्या के विरोध में फांसी देने का कानून बनाने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा, गौ माता की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। वर्तमान में गायों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्र और गौ रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा। कुछ लोग थोड़े से लाभ के लिए गाय को कसाई के हाथ बेच रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि गाय कहीं भी दिखाई नहीं देगी। पहले जब घरों में गौ माता का वास होता था तब भोजन भी शुद्ध था। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री गोविंद धाम गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया, बीरबल जिंदल, गोपाल जिंदल, मनीष बत्रा, मुकेश महर्षि, सौरभ जिंदल, लवली चावला, सुल्तान सहू आदि का सहयोग रहा। समिति अबोहर रोड हनुमानगढ़ द्वारा 701 रामायण पाठ और गीता पाठ का 15 दिवसीय आयोजन का आज भोग पड़ा है। 5 कुंडीय महायज्ञ द्वारा दयानंद जी सरस्वती संगरिया द्वारा आज 5 कुंडीय यज्ञ से उनका समापन किया है और भागवत कथा का भी भोग डाला गया है। पंजाब से और हरियाणा और गुजरात से बहुत संगत आई है। संत समागम था सुबह 9 बजे से लगातार अभी चल रहा है और हजारों की संख्या में आज भगत भंडारा प्रसाद ले रहे हैं। गौ माता की जय। गौशाला सेवा समिति अबोहर रोड पे महादेव जी की पुण्यतिथि पर 14 जून से रामायण पाठ और गीता पाठ चल रहे हैं और 21 जून से भागवत का प्रोग्राम चालू है। शास्त्री दयानंद शास्त्री द्वारा किया जा रहा था और आज उनका समापन समारोह है, जिसमें आज बाहर से संत लोग भी आए हुए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।